अमेरिका के एरिज़ोना के रेगिस्तान के बीच में बहुत सारे पहाड़ खड़े हैं और ऐसे ही एक पहाड़ की रेंज है जिसके अंदर ये माना जाता है कि एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। और ये आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे टाइम से शतकों से लोग इस बात को मानते आ रहे हैं कि वहां पर बहुत सारा खजाना है। और अब खजाना कहीं पर दबा हुआ है तो ऑब्वियसली उसको ढूंढने वाले भी होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग, हजारों लोग मैं कहूँ तो वहां उसको ढूंढने के लिए गए। बट उनमें से बहुत सारे तो आज तक कभी वापिस ही नहीं आए। लेकिन जो वापस आए उन्होंने आकर बताया कि एक्चुअल में वहां पर खजाने के साथ साथ और क्या क्या है। बट मेरी आज की स्टोरी ऐसे ही एक एडवेंचरर की है जो वहां पर खजाना ढूंढने के लिए गया था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो सच में एक हॉरर थ्रिलर मूवी जैसा है। बट उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं कल कमेंट्स रीड कर रहा था तो मुझे एक कमेंट मिला रिमी जी का, जिन्होंने लिखा इसके अंदर, एक बात बहुत टाइम से बोलना था, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ पर अब मैं आपकी वीडियोस देखती नहीं क्योंकि विदेश की स्टोरी अच्छी नहीं लगती। हमारे देश में कोई क्रिमिनल की कमी थोड़ी है, एक से एक भरे पड़े हैं, प्लीज़ ब्रो। रिमी जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं है, एक से एक भरे पड़े हैं। बट 2-3 रीजंस मैं आपको बहुत लंबे टाइम से बताता आ रहा हूँ कि क्यों मैं इंडियन स्टोरीज़ को रेयरली कवर करता हूँ। जो थोड़ी सी हटके लगे उन्हीं को मैं कवर करूँगा इंडियन स्टोरीज़ में। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तो इंडियन स्टोरीज को कवर करने वाले बहुत सारे चैनल्स हैं जिनका सुबह से लेकर रात तक काम ही सिर्फ यही है कि चैनल के ऊपर एक से बढ़कर एक इंडियन स्टोरीज को अपलोड करते रहो, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए। दूसरा, इंडियन स्टोरीज के अंदर बहुत ही सिमिलर सा पैटर्न नोटिस किया जाता है। अगर आप और किसी हिंदी क्राइम चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि उनकी वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज होती है। वीडियोस के अंदर वो भी क्या करें बेचारे, केस के अंदर ही सिमिलैरिटीज हैं, सारे केस लगभग एक जैसे ही हैं। ऐसा गंदा माहौल बना हुआ है देश के अंदर कि कोई भी क्राइम केस हो सिर्फ और सिर्फ लड़का या लड़की पर ही आकर रुकेगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं ऑल ओवर द ग्लोब इसीलिए स्टोरीज को कवर करता हूं क्योंकि वहां मुझे मिलती हैं अलग अलग टाइप की चीजें। मैं अपने आप को एक क्राइम डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला नहीं कहता, बल्कि मेरा काम है स्पेशली उन चीज़ों को कवर करना जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी, बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी, या फिर ऐसा कुछ जिसने मुझे अंदर तक दहलाया हो, मुझे डराया हो, ताकि वो मैं अपने आप अंदर से फील करके आप सबको भी फील करवा पाऊँ। और दूसरा, मुझे बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में ये राय देते हैं कि मैं एआई का यूज़ करूँ, अंदर एआई से कुछ पिक्स या फिर वीडियोज़ वगैरह डालूँ। मैं यहाँ पर स्लाइड शोज़ दिखाने के लिए नहीं बैठा, मेरा मेन काम है स्टोरी टेलिंग का। कुछ भी चीज़ दुनिया के अंदर हुई हो, मैं उसके स्लाइड शोज बनाने नहीं बैठने वाला, मैं उसको आपको एक स्टोरी फॉर्मेट के अंदर सुनाने की कोशिश करता हूँ और इतनी डिटेल में जाता हूँ ताकि आप उसको खुद से इमेजिन कर पाओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ होगा। वो ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगता है, पर्सनली मुझे तो लगता है, क्योंकि मैं खुद मेरी वीडियोस देखता हूँ। क्योंकि अब ये वीडियो आप जो चैनल पर देख रहे हैं ये 3-4-5 बार मैं खुद पहले से देख चुका हूँ और ये नोटिस करता हूँ कि क्या मैं उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहा हूँ। सो उस टाइप की डिटेल्स मैं इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता हूँ, बिना कोई फोटोज डाले ज़्यादा कुछ, या फिर बिना कुछ इसके अंदर वीडियोस वगैरह डाले। जितनी ज़रूरी हैं और जो एक्चुअल इमेजेस हैं वो मैं डालने की कोशिश करता हूँ, जितनी डाल सकता हूँ वो मैं डालता भी हूँ। बट इससे ज़्यादा ना तो मिलती, क्योंकि मेरे केसेस ही कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत पुराने होंगे या फिर उनकी कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ ज़्यादा बाहर नहीं आती, या फिर जिनकी आती भी हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, या तो यहाँ पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। सो प्लीज़ आप सब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आप सबसे क्या कहना चाह रहा हूँ। बट कहने की बात तो एक और भी है, और वो है लाइक बटन। नेक्स्ट टाइम आप जब डेजर्ट के अंदर, किसी भी रेगिस्तान के अंदर घूमने के लिए जाएं तो अपने साथ पानी की बोतल में इस लाइक बटन को भी ज़रूर डाल लें, यह आपको वहाँ पर काफ़ी हद तक हाइड्रेटेड रखेगा। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को समझने के लिए हमें अमेरिका के एरिज़ोना में जाना पड़ेगा, और यहीं के रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं, और इन्हीं पहाड़ों में से एक रेंज का नाम है सुपरस्टिशन माउंटेन्स रेंज। और दिन था 14 जून 1931 का, जब दोपहर बाद यहीं पास ही में रहने वाले डॉक्टर एडोल्फ रूथ नाम के 59 साल के व्यक्ति अपने साथ अपने बैग वगैरह को लेकर अपने गधे के ऊपर बैठे। असल में अपने गधे को लेकर इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले थे। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक इस गधे के ऊपर सवारी करने के बाद फाइनली डॉक्टर रूथ इस गधे से उतरे, क्योंकि अब उनके पैर लगभग सुन्न हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर भी आ चुके थे और बैठे बैठे इस गधे के ऊपर उनकी कमर अकड़ चुकी थी, पैर सुन्न हो चुके थे। सो अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वो अपने गधे से उतरे, गधे को साइड में ही पार्क किया और अपने पैरों को झटकाने लगे।
उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने लगे और तभी सामने का नज़ारा एक नंबर चीज़। लिटरली इस चीज़ को देखकर कोई भी यहाँ नशे में हो जाए, इसकी खूबसूरती देखकर। आप खुद देखिए, सुपरस्टिशन माउंटेन्स और यहाँ बने हुए एकदम स्टीप कट जो इन पहाड़ों के ऊपर लगे हुए हैं, ये बिल्कुल नेचुरल हैं। यहाँ किसी इंसानी हाथों का कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये पूरे तरीके से नेचुरल, और इनकी खूबसूरती देखकर कोई भी यहाँ मदहोश हो सकता था। ऑब्वियसली जब डॉक्टर रूथ ने इन कैनियंस को देखा और यहाँ इनकी खूबसूरती को निहारा, तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे कि कमाल की चीज़ यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा इस पूरे कैनियन के अलग अलग पहाड़ों के अंदर बहुत सारी गुफाएं भी बनी हुई हैं, और इन्हीं गुफाओं में एक टाइम पर, बहुत बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 300-400 सालों पहले, इन्हीं गुफाओं के अंदर लोग भी रहा करते थे। पूरा कैनियन यहाँ पर बसा हुआ था, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ सब लोग यहाँ से बाहर निकलते गए, और ये केव्स आज भी अबैंडन पड़ी हुई हैं, पूरे तरीके से लावारिस हैं। आज यहाँ पर कोई नहीं रहता। और डॉक्टर रूथ 14 जून 1931 को शाम के टाइम पर जब इस पूरे नज़ारे को निहार रहे थे, तो उनको अच्छे से आइडिया था कि यहाँ पर अब ये सारी केव्स खाली हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। इनफैक्ट वो जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, कई कई दिन बीत जाते हैं जब लोगों को दूसरे इंसान दिखाई नहीं देते। यहाँ पर ट्रैवल करते हुए कई कई दिनों तक यहाँ कोई भी इंसान दिखता ही नहीं। क्या पता दिखेगा भी या नहीं, इस बात की भी कंफर्मेशन नहीं है। और अंदर ही अंदर डॉक्टर रूथ बहुत ज़्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि जिस पॉइंट पर वो अभी खड़े थे, ये कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं था, नॉर्मल रास्ता नहीं था, बल्कि ये रास्ता सीधा जा रहा था द लॉस्ट डचमैन गोल्ड माइन की तरफ। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खदान, सोने की खदान। और इस खदान को ढूंढने के लिए उस टाइम तक हजारों लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। हजारों लोगों ने यहाँ पर आकर कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन किसी को भी वो खदान नहीं मिली, किसी को भी वो खजाना नहीं मिला। और ये सारी बातें डॉक्टर रूथ को बहुत अच्छे से पता थी कि वहाँ जाना कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर रूथ के पास एक बहुत ही स्पेशल एडवांटेज थी। एक उनके पास प्लस पॉइंट था, जो कि और यहाँ पर जितने भी लोग आए इस खजाने को ढूंढने के लिए, उनके पास नहीं था, सिर्फ डॉक्टर रूथ के पास था। और वो था एक मैप। जी हाँ, इस खजाने का एक्चुअल मैप, जो कि सिर्फ डॉक्टर रूथ के पास था। और जैसे ही वो इस पूरे नज़ारे को देखते हुए इसकी खूबसूरती निहार रहे थे, तभी उन्होंने अपने बैग के अंदर रखा हुआ वो मैप निकाला, उसको खोला और सामने नज़ारे को मैच करने लगे कि एक्चुअल में वो इस टाइम पर कहाँ पर हैं। सो फाइनली उनको अपनी लोकेशन पता लग चुकी थी। असल में डॉक्टर रूथ इस पॉइंट तक आए थे, वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ 2 लोकल गाइड्स जो कि इसी इलाके में रहा करते थे, वो दोनों घोड़ों के ऊपर अलग अलग सवार होकर, और यहाँ इन डॉक्टर रूथ को एक अलग से गधा दिलवाकर उस गधे के ऊपर सवार करके यहाँ तक लेकर आए थे। और डॉक्टर रूथ ने कहा था कि मुझे सिर्फ इस पॉइंट तक छोड़ दो, आगे मैं अपने आप चला जाऊंगा और तुम्हारा काम वहीं तक है, बस तुम अपने पैसे बताओ कितने लोगे। सो उन दोनों घुड़सवार लोकल गाइड्स ने डॉक्टर रूथ को फाइनली उस पॉइंट पर लाकर खड़ा किया, जहां पर वो अपने पैरों को ठीक कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि अब ये दोनों घुड़सवार लोकल गाइड्स यहाँ से वापस जाने वाले थे। और जैसे ही डॉक्टर रूथ ने उन दोनों की तरफ देखा, इशारा किया कि हाँ भाई आओ, इधर आओ, कितने पैसे हो गए बताओ। फाइनली उन्होंने अपना बिल पे किया, और दोनों घुड़सवार उनको बोल रहे थे कि देखिए अंकल जी, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आपकी तरह आ चुके हैं इस खजाने को ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक कभी भी किसी को खजाना मिला नहीं, और हो सकता है आप भी उनकी तरह वापस ना आए। बट डॉक्टर रूथ ने कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ मुझे यहाँ तक छोड़ना था, मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान मेरे पास पहले ही बहुत है। यहाँ अपने पैसे लो और निकल जाओ, मैं अपने आप नीचे आऊँगा जब, तो तुम्हारा एक गधा वापस दे दूंगा। और अपनी यात्रा बस यहीं तक थी। ये बात सुनकर दोनों घुड़सवारों ने अपने अपने पैसे लिए, डॉक्टर रूथ को टाटा गुड बाय कहा और अपने घोड़ों के ऊपर सवार होकर वापस नीचे की तरफ मुड़ चुके थे। जबकि अब अकेले डॉक्टर रूथ अपने गधे के ऊपर बैठकर आगे की तरफ निकलने लगे, क्योंकि अब धीरे धीरे रात होने वाली थी। वो दोनों घुड़सवार अब काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके थे, और ऊपर से उनको नीचे जाता हुआ देख डॉक्टर रूथ काफ़ी ज़्यादा अब हेजिटेट सा कर रहे थे। क्योंकि अब तक उनको डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था, तो उनके मन में एक घबराहट सी हुई कि क्या मैंने उनको भेजकर सही किया। बट एट द एंड उन्होंने खुद को समझाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद को हैंडल कर सकते हैं। असल में डॉक्टर रूथ स्टार्टिंग से ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी करी, बट अब वो फाइनली इस पहाड़ के ऊपर ऐसे अकेले और एक खजाने की तलाश में, उनके पास ये मैप है, और इस मैप के अकॉर्डिंग वो एक पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, वहाँ उन्हें खजाना मिलेगा बहुत सारा, और उस सारे खजाने को उठाकर वो यहाँ से निकलेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत ही फेमस हो जाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों में उसको किसी को भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पैसा होगा। खैर, सब कुछ माइंड में लेकर वो वापस अपने गधे के ऊपर बैठे और आगे की तरफ अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ निकले। अब धीरे धीरे और ज़्यादा घना अंधेरा होता जा रहा था। सो फाइनली एक अच्छा सा स्पॉट देखकर
एक अच्छी सी क्लियरिंग देखकर डॉक्टर रूथ्स वहां साइड में रुके। उन्होंने अपने गधे को साइड में पार्क किया, अपने लिए अच्छा सा कैंप सेटअप करने लगे जो कि अपने साथ वो बैग के अंदर लेकर आए थे। बैग खोलकर सारा सामान उन्होंने निकाला, कैंप सेटअप किया, आगे आग जलाई और अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए बनाने लगे। रात को खाना खाते हुए अगेन उन्होंने उस आग की रोशनी में उस मैप को देखना शुरू किया। असल में मैप डॉक्टर रूथ तक उनके बेटे ने पहुंचाया था और उनके बेटे को ये मैप मैक्सिको में रहने वाले एक आदमी ने दिया था और उस आदमी को ये मैप इसी सुपरस्टिशन माउंटेन के अंदर एक फैमिली रहा करती थी और वो फैमिली इसी सुपरस्टिशन माउंटेन के अंदर बल्कि माइनिंग का काम करती थी। पहले यही खदान थी उनकी और यहाँ रहते हुए उसी फैमिली ने मैप बनाया था। बट एक टाइम पर आकर उस पूरे फैमिली की हत्या कर दी गई, लेकिन किसी तरीके से मैप बच गया और ये मैप बचते बचते मैक्सिको के उस आदमी के पास पहुंचा और उस आदमी ने डॉक्टर रूथ के बेटे को दिया और इस डॉक्टर रूथ के बेटे ने डॉक्टर रूथ को कहा कि यहाँ है वो खजाना जिसके बारे में पूरी दुनिया ढूंढ रही है, तो आप वहाँ जाकर वो लेकर आ सकते हैं। सो फाइनली उस मैप को देखते देखते ये सारी बातें माइंड में आ रही थी डॉक्टर रूथ के कि कैसे ये मैप उन तक पहुंचा। बट एक पॉइंट था जो इस मैप के अंदर, जो कि डॉक्टर रूथ के पास था, उसके अंदर एक पॉइंट बनाया हुआ था, मैनुअली पेन से वो बनाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था वीवर्स नीडल, लेकिन वो नीचे से एक ग्रेव स्टोन, जो कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा रहता है ना, ऐसे वो उसके ऊपर नाम वगैरह लिखा जाता है, बिल्कुल वैसा वैसा एक पत्थर बनाया गया था। लेकिन ये पत्थर का मतलब अभी तक समझ नहीं आया था डॉक्टर रूथ को कि आखिर ये है क्या, क्योंकि जिस टाइम पर उन्होंने पूरे इलाके में जहां पर वो बैठे थे उधर चारों तरफ घूम घूम कर उसको देखना चाहा कि आखिर ये चीज़ क्या हो सकती है, लेकिन वो पत्थर अभी तक समझ में आया कि किस पॉइंट पर उनको वो जाकर वो पत्थर मिलेगा। लेकिन फाइनली जिस टाइम पर उन्होंने अपना खाना खत्म किया और उस मैप को देखते हुए उन्होंने आसपास के नज़ारे को देखा, अब क्योंकि उस टाइम पर चांदनी रात थी, मतलब कि अच्छी रोशनी थी उस टाइम पर चांद की वहाँ, तो उस रोशनी में सारे पहाड़ नजर आ रहे थे और उन्होंने सडनली एक पॉइंट पर उनके सामने नजर गई और एक ऐसे चोंच वाला पत्थर सामने खड़ा हुआ था, चोंच वाला पहाड़ था सामने खड़ा हुआ था, कि बहुत बड़ा सा पहाड़। और इस पहाड़ को देखा उन्होंने और दोबारा से अपने मैप को देखा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर सा लग रहा था। अब ये जो ग्रेव स्टोन बनाया गया था इस मैप के अंदर, इसके ऊपर लिखा हुआ था द वीवर्स नीडल और ये बिल्कुल सामने जो उनके पहाड़ था ये बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा था जिसका आज तक कोई भी नाम नहीं दिया गया था। सो फाइनली इस पॉइंट पर डॉक्टर रूथ बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उन्होंने इस ग्रेवस्टोन वाले पहाड़ को ढूंढ लिया है, मतलब वो सही लोकेशन पर सही रास्ते पर जा रहे हैं और जल्दी उनके हाथ वो खजाना लग जाएगा। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे क्योंकि असल में जो खजाना था वो इस द वीवर नीडल के बहुत पास था, इससे ज़्यादा दूर उनको जाने की जरूरत नहीं और द वीवर नीडल उनसे कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब कि वो कल के अंदर अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट कर सकते थे। इन बातों को लेकर उन्होंने वापस अपने मैप को फोल्ड किया, अपने नोटबुक के अंदर लगाया और उस नोटबुक के दूसरे पेजेस को खोलकर वो उसके अंदर कुछ लिखने लगे। साथ में जो उन्होंने बीन्स अभी उबाले थे उन बीन्स को खाने लगे। बाद में सारा कुछ अपना लिखने वाला काम निपटाने के बाद उन्होंने अपनी नोटबुक बंद करी, अपने बैग के अंदर रखी और फाइनली थोड़ी बहुत सीटी बजाते हुए, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा घुन सन्नाटा, इसलिए उस सन्नाटे को तोड़ते हुए, सीटी वगैरह बजाते हुए, गाने वगैरह गाते हुए डॉक्टर रूथ अपने कैंप के अंदर घुस चुके थे। उन्होंने ऊपर से अपनी कैंप की वो चेन को बंद किया और अंदर आराम से सो चुके थे। बट अभी डॉक्टर रूथ की बस नींद लगी थी कि एक झटके से उनकी आंख खुली क्योंकि उन्हें अभी अभी कुछ आवाज़ सुनाई दी थी और ये आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे 2-3 घोड़े एक साथ उनके आसपास दौड़ रहे हों। कहीं ऊंचाई वाली जगह पर, पत्थरों वाली जगह पर 2-3 घोड़े आसपास बहुत तेजी से दौड़ रहे हों। और ये आवाज़ सुनते ही ऑब्वियसली डॉक्टर रूथ के माइंड में आया वही दोनों काउबॉय, वही दोनों जो घुड़सवार थे जो उनको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे, जिनको वापस भेज दिया था डॉक्टर रूथ ने। बट एकदम से उनके माइंड में आया कि कहीं उन दोनों लड़कों ने मेरा पीछा करना जारी तो नहीं रखा, कहीं वो मुझे अकेले छोड़कर ना गए हों और वो यहाँ पर मेरा पीछा करते करते आ जाए और वो मेरा कहीं खजाना ना लूट लें। लेकिन डॉक्टर रूथ के दिल में खुशी भी थी कि फाइनली वो यहाँ पर अकेले नहीं है, बल्कि उनके आसपास और भी लोग मौजूद हैं जो यहीं आसपास ही कहीं घूम रहे होंगे। लेकिन फिर भी अपने आप को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर रूथ ने बहुत जोर से चिल्लाया कि हे, बाहर कौन है, अगर कोई है तो मुझे जवाब दो। बट जिस मोमेंट पर उन्होंने बात बोली उसी टाइम जो भी आवाज़ आ रही थी घोड़ों के भागने की, ये बिल्कुल साइलेंट हो चुकी थी। लेकिन एकदम से आवाज़ रुकी। ऑब्वियसली यहाँ कुछ अजीब तो लग रहा था, कुछ स्पूकी सा लग रहा था डॉक्टर रूथ को। लेकिन तभी ये आवाज़ रुकते ही उसके कुछ ही सेकंड्स बाद एकदम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे लोग आसपास के पहाड़ों के ऊपर खड़े हों और बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हों। एक या दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे लोग एकदम से चिल्ला रहे हों अलग अलग टाइम पर। और यहीं डॉक्टर रूथ को वो सारी स्टोरीज याद आई जो उन्होंने इस इलाके के बारे में सुनी हुई थी कि जो भी व्यक्ति यहाँ सुपरस्टिशन माउंटेन्स के अंदर आता है तो उसको रात को ऐसे
फील होता है कि जैसे कोई उसके ऊपर नज़र बना के रखे हुए है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके पास बैठा हुआ है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसको डराने की कोशिश कर रहा है, कोई उसके सामने आवाज़ें निकाल रहा है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर रूथ के माइंड में घूमने लगी, लेकिन अपने आप को समझाते हुए कि नहीं, उन्हें इन सब चीज़ों से डरना नहीं है, उन्हें बस यहाँ से खजाना लेके निकल जाना है। लेकिन फिर भी रात तो काटनी थी और अब वो अपने टेंट के अंदर थे तो उनको थोड़ा सा सेफ भी फील हो रहा था, लेकिन इंटरनली माइंड में उनके ये था कि आसपास कोई भी नहीं है। अगर कोई होता तो वो घोड़े की आवाज़ दोबारा से आती, लेकिन आसपास उनके कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेले हैं इस पूरे इलाके के अंदर। तो हो सकता है उनके साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाए, लेकिन एट द एंड उनके माइंड में बस था कि वो इस टेंट के अंदर सेफ हैं। सो फाइनली उन्होंने अपना कंबल ऊपर की तरफ दोबारा से किया और सोने की कोशिश करने लगे। अभी डॉक्टर रूथ को सोए हुए सिर्फ 3 घंटे ही बीते थे कि एकदम से उनकी आंख दोबारा से खुली, क्योंकि उनको बाहर कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर आसपास चक्कर लगा रहा हो। बट इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो चुपके से उठे, बिल्कुल साइलेंटली, कोई आवाज़ नहीं की उन्हें, ताकि वो इस आवाज़ को जो बाहर से आ रही है उसको क्लियरली सुन सकें। बहुत धीरे से उन्होंने उस टेंट की चैन को ऊपर की तरफ किया, उसको खोला, फ्लैप्स दोनों ओपन किए और बाहर की तरफ झांक कर देखने लगे कि आखिर है कौन बाहर। बट आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, ना ही कोई आवाज़ आ रही। लेकिन जस्ट सामने जिस पहाड़ के बहुत पास उन्होंने अपना एक टेंट लगा रखा था, उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे उनको दो लाइट्स चमकती हुई दिखाई दी। अब जैसे उन्होंने लाइट्स देखी, वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये लाइट है क्या। क्या ये कोई गाड़ी वगैरह है जो उनके पास आने की कोशिश कर रही है, या फिर ये कोई चीज़ है जो उनके पास आने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात पक्का थी कि अगर ये कोई चीज़ जिंदा होती तो ये अपनी आंखें तो झपकाती, लेकिन वो लाइट कंटिन्यू उसके सामने चमक रही है। एक बार भी उसने अपनी आंखें झपकाने की कोशिश नहीं करी। तुरंत डॉक्टर रूथ ने अपनी साइड में रखी गन को एम किया सामने की तरफ और बोलने लगे कि हे, तुम जो भी हो, तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे ऊपर फायर कर दूंगा। तुम जो भी हो यहाँ से निकल जाओ, जो भी हो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो लाइट अभी भी कंटिन्यू डॉक्टर रूथ को देख रही थी। उस लाइट ने एकदम से बहुत तेजी से पास आने की कोशिश करी। वो लाइट बहुत ज़्यादा बड़ी सी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर है क्या। लेकिन वो लाइट जैसे पास आई, उसी टाइम पे उसने आंखें ब्लिंक करी और वो गायब हो चुकी थी। डॉक्टर रूथ को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बीमारी थी, ये जो मेरे पास आई अभी अभी। काफ़ी देर तक और जागने के बाद वेट किया डॉक्टर रूथ ने कि क्या पता वो चीज़ दोबारा से उसके पास आने की कोशिश करे या फिर इधर उधर घूमने की कोशिश करे, लेकिन नहीं। पूरी रात ऐसे ही बीत चुकी थी। सुबह के 5:30 बजे के आसपास दोबारा से डॉक्टर रूथ की नींद लग चुकी थी, लेकिन 7:30 बजे दोबारा से उनकी आंखें खुली और अब की बार वो बहुत ज़्यादा एंशियस थे बाहर जाने के लिए और देखने के लिए कि आखिर रात में वो क्या बीमारी थी जो उनके पास आई थी। और आसपास देखने के बाद उनको लग रहा था कि हो सकता है कि कोई रात को कायोटी वगैरह यहाँ पर आया हो। वो जानवर, कायोटी वहाँ जानवर है जो लोकल जानवर वहाँ घूमते रहते हैं, हो सकता है कोई कायोटी आया हो और उसने यहाँ आने की कोशिश करी, उसके पास उसके टेंट को देखने की कोशिश करी हो। और इवेंचुअली आसपास देखने के बाद काफ़ी सारे पैरों के निशान कायोटी के दिखे भी उनको। तो उन्होंने इस बात के लिए डिसाइड किया कि हाँ, ये रात को कायोटी ही था जो उनके पास आने की कोशिश कर रहा था। और उसका माइंड अलग अलग गेम खेलने लगा कि ये चीज़ कुछ और भी हो सकती है। इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीज़ थी यहाँ से वो जा चुकी है। जब ये पैरों के निशान देखकर वापस डॉक्टर रूथ अपने टेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ ना सिर्फ कायोटी के पैरों के निशान मौजूद हैं, बल्कि इन्हीं पैरों के बीच में एक और पैरों का जोड़ा है जो काफ़ी बार आसपास दिख रहा है। और ये पैर कायोटी के नहीं हैं, बल्कि ये पैर इंसानों के हैं। इंसानों में भी बहुत छोटे इंसान, लिटरली एक बच्चे जैसे पैरों के निशान, जो कि उनके इस टेंट के आसपास काफ़ी जगह छपे हुए थे। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि ये सभी पैरों के निशान बिल्कुल ताज़ा थे। इनके ऊपर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत पुराने हो चुके हों, ये दिखने में ही ताज़ा तरीन लग रहे थे। अब दूसरी तरफ डॉक्टर रूथ को लगा कि शायद उन्हीं के पैरों के निशान हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत छोटी सी हाइट के, ज़्यादा बड़े उनके पैर नहीं, 6 नंबर का जूता वो डालते। तो उनको लगा कि हो सकता है ये उन्हीं के पैरों के निशान है। लेकिन तभी उनके माइंड में एक बात क्लिक हुई कि नहीं, ये उनके पैरों के निशान नहीं है, क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है उसने एक बार भी जूते नहीं निकाले। ये निशान नंगे पैरों के निशान है और वो तो रात को सोते टाइम भी जूते पहन के सोया था कि क्या पता कब यहाँ से भागना पड़ जाए। इससे भी ज़्यादा डरा देने वाली बात तब पता चली डॉक्टर रूथ को जब उन्होंने इन ट्रैक्स का, इन पैरों के निशान का पीछा किया और 15-20 फुट दूर से अचानक से ही, मतलब कि टेंट यहाँ पर बना हुआ है, इससे तकरीबन 15-20 फुट दूर से ये ट्रैक्स अपने आप अपीयर हुए थे, जैसे कि पीछे इनका कोई भी निशान नहीं। 15 फुट दूर से ये ट्रैक्स, ये निशान अपने आप आए और ये पैरों के निशान सीधा उनके टेंट की तरफ जा रहे थे। और यहाँ आकर ये खत्म नहीं हुए, बल्कि उनके टेंट के चारों तरफ
कोई चीज थी जिसने चक्कर लगाए और ये निशान उसके नीचे छपे हुए थे। चक्कर लगाने के बाद ये चीज कहीं यहाँ से गई नहीं, बल्कि यहीं पर खड़े खड़े ऐसे ही गायब हो चुकी थी। मतलब कि वापस जाने के भी निशान नहीं थे और यहाँ आने के भी निशान नहीं थे। 15 फुट दूर से ये चीज अचानक प्रकट हुई, टेंट के पास आई, चारों तरफ चक्कर लगाए और चक्कर लगाते लगाते गायब हो चुकी थी। ये सच में बहुत ज़्यादा डरा देने वाला था। डॉक्टर रूथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा सब चीज़ छोड़ो यार, यहाँ से अपना सारा माल पैक करो, तामझाम पैक करो और झोला उठा के यहाँ से निकलो। कोई यहाँ पर रुकने की कोई उनको इच्छा नहीं कर रही। अब तुरंत उन्होंने अपना सारा टेंट वापस रैप किया, उसको अपने बैग के अंदर ठूसा, बैग को कंधे के ऊपर लाद कर अपने गधे के ऊपर बैठकर वापस वीवर नीडल की तरफ निकल चुके थे। तकरीबन 4 घंटे तक गधे के ऊपर बैठकर चलने के बाद फाइनली डॉक्टर रूथ इस वीवर नीडल के पास बहुत पास पहुंच चुके थे और दोबारा से उन्होंने अपना वो मैप निकाला, उसके अंदर देखने लगे कि आखिर उनको कहां पर जाना है। बट उस मैप के अंदर यही दिखाया गया था कि असल में खजाना इसी वीवर नीडल की जो छाया बनती है नीचे दोपहर के टाइम पर, उसी छाया के नीचे ही है, इसी छाया वाले इलाके में ही है। मतलब डॉक्टर रूथ अब उस खजाने के बहुत बहुत ज्यादा पास थे। अब ऑब्वियसली छाया तो कहीं भी बन सकती थी। जैसे जैसे सूरज की धूप घूमती जाएगी, जैसे जैसे सूरज ऊपर से लेकर नीचे आता जाएगा तो छाया पलटती है। मतलब वो कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन वो इलाका काफी पास है। अब इस छाया के अंदर ही खड़े खड़े सोचने लगे कि डॉक्टर रूथ अब क्या किया जाए, कहाँ पर वो खजाना ढूंढा जाए। तो उन्होंने इस पूरे वीवर नीडल का एक चक्कर मारने का सोचा और फाइनली चक्कर लगाते लगाते इसी छाया के अंदर डॉक्टर रूथ ने नोटिस किया कि एक बहुत बड़ा कैक्टस का पेड़ यहाँ पर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि इस कैक्टस के पेड़ के अंदर बहुत सारी कुल्हाड़ियां घुसी हुई थी। मतलब कोई था या फिर बहुत सारे लोग थे जो यहाँ तक आए, इस कैक्टस तक आए। इस कैक्टस की डालियों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, कुल्हाड़ी मार मार कर। कई जगहों से तो डालियां टूटी हुई थी, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा कैक्टस का पेड़, और जिन लोगों ने इसको काटने की कोशिश करी होगी उनकी कुल्हाड़ी ऊपर ही जाकर फंस गई और वो उसे निकाल भी नहीं पाए। बट ये चीज डॉक्टर रूथ के लिए बहुत ज्यादा खुशी देने वाली थी, क्योंकि वो असल में इसी कैक्टस को ढूंढ रहे थे। क्योंकि उनके मैप के अंदर एक ऐसा ही कैक्टस का पेड़ बनाया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी कुल्हाड़ियां गड़ी हुई हैं, दबी हुई हैं उसके अंदर ही। सो फाइनली उस कैक्टस के पास पहुंचकर डॉक्टर रूथ अपने गधे से नीचे उतरे और अपने हाथ में वो मैप लेकर, सामने वो कैक्टस का पेड़ है, ऊपर वो साइड में बहुत बड़ी वीवर्स नीडल का वो पहाड़, सब चीज़ों को अलाइन करते हुए अपनी लोकेशन फाइनली वो डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ पर ये छाया बन रही है, कहाँ पर वो कैक्टस का पेड़ है, कहाँ पर वो पूरा पहाड़ खड़ा हुआ है। अपने मैप को पूरा अलाइन करने के बाद वो एक कैलकुलेट कर रहे थे कि उन्हें एक्चुअल में कहाँ पर वो खजाना मिलेगा। काफ़ी देर तक वो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली उनको एक पगडंडी सी दिखी, मतलब कि एक बहुत ही कच्चा सा रास्ता दिखा जो इस वीवर्स नीडल के बिल्कुल बेस की तरफ जा रहा था। और वहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ भी खड़ी थी, तो वो अपने डोंकी के साथ, अपने गधे के साथ तो वहाँ तक नहीं जा सकते। सो उन्होंने गधे को वहीं साइड में एक पत्थर के पास पार्क किया और उसके अंदर से सारे वो अपने खुदाई वाले सामान को बाहर निकाला जो गधे पर लाद कर वो लेकर आए थे। अपनी बहुत सारी फावड़े और कुल्हाड़ी लेने के बाद अपने कंधे के ऊपर लेकर फाइनली वो इस रास्ते के ऊपर आगे की तरफ चलने लगे, क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि इसी रास्ते के अंदर जाकर उन्हें कहीं ना कहीं खुदाई करनी है। लेकिन जैसे वो इस रास्ते के अंदर आगे की तरफ चलते गए और अंदर की तरफ गए, इसी पॉइंट पर आकर डॉक्टर रूथ कहीं रुके और एक बहुत बड़ा धमाका सा हुआ और उस धमाके के बाद सब कुछ साइलेंट हो चुका था। इसके तकरीबन 10 दिनों बाद वही 2 घुड़सवार जो डॉक्टर रूथ को नीचे पॉइंट तक लेकर आए थे और उसके बाद डॉक्टर रूथ अकेले ऊपर आए थे, वही दोनों घुड़सवार, उनको याद आया कि एक हम बूढ़े से आदमी को ऊपर छोड़ कर आए थे, तो क्यों ना एक बार ऊपर जाकर उसको चेक करके आते हैं, क्योंकि हमने उसको नीचे आते हुए नहीं देखा। सो दोनों ही घुड़सवार ऊपर उस डॉक्टर रूथ को चेक करने के लिए गए। बट डॉक्टर रूथ की सिर्फ जहां उन्होंने कैंप लगाया था वहाँ उनकी वो जो चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे खाने पीने के कुछ सामान, जैसे आग जलाई थी वे, उस चीज़ की निशानियाँ बस वो मिली, लेकिन डॉक्टर रूथ का कुछ भी पता नहीं चला। जिसके तकरीबन 1 महीने बाद डॉक्टर रूथ के बेटे ने फाइनली पुलिस के अंदर रिपोर्ट किया कि मेरे पिता ऐसे ऐसे घूमने गए थे या फिर वहाँ पर वो खजाना देखने के लिए गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। और इसके तकरीबन 15 दिनों बाद, यानी कि गुम होने के तकरीबन 45 दिनों बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस सर्च ऑपरेशन में कुछ भी पता नहीं चला। इनफैक्ट पुलिस वालों ने तो इस वीवर नीडल के आसपास बहुत बड़ी सर्च पार्टी भेजी थी, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। कोई आइडिया नहीं लगा कि आखिर डॉक्टर रूथ गए तो गए कहाँ। दिसंबर 1931 का टाइम आ चुका था, मतलब अब तकरीबन 6 महीने से भी ऊपर का टाइम बीत चुका था।
लेकिन अभी तक भी डॉक्टर रूथ का कुछ पता नहीं चला। बट अब एक बहुत बड़ा ग्रुप जो यहाँ पर कैंपिंग के लिए आया हुआ था इसी सुपरस्टिशन माउंटेन के आसपास, और ये लोग वीवर नीडल को देखने के लिए आए। लेकिन इनमें से ही एक एक्सप्लोरर को एक इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई दिखाई दी, और जब उन्होंने वो खोपड़ी उठाकर देखी तो उस खोपड़ी के अंदर एक इस साइड से और एक उस साइड से दो बड़े बड़े छेद बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंटेंशनली या तो इसको ऐसे तोड़ा हो खोपड़ी को, या फिर इसको गोली मारी गई हो जिसका भी ये सिर था। और इस इंसिडेंट के तकरीबन 1 महीने बाद एक और ग्रुप जो यहाँ पर घूमने आया हुआ था, उनको यहाँ पर एक इंसानी कंकाल मिला जिसमें खोपड़ी गायब थी। लेकिन दिक्कत यहाँ ये थी कि इंसानी कंकाल तकरीबन 1 मील दूर मिला जहाँ पर वो खोपड़ी मिली थी, तो पूरा अच्छा बड़ा सारा गैप था। और तब इस पूरी फिजिक को देखने के बाद पुलिस वालों ने अनुमान लगाया कि ये चीज़, ये जो इंसानी कंकाल मिला है, पूरा खोपड़ी और ये नीचे का कंकाल, अस्सी पिंजर, ये सारा एक ही शरीर का है और ये किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर रूथ का ही था। बेशक डॉक्टर रूथ की ये बॉडी मिलने से इनके परिवार वालों को थोड़ी शांति तो मिली कि आखिरकार हमें बॉडी तो मिली हमारे डॉक्टर रूथ की। लेकिन इस बॉडी मिलने के साथ ही अंतिम संस्कार के बाद पूरा परिवार एक मिस्ट्री के अंदर घुस चुका था कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। जो कुछ हुआ डॉक्टर रूथ के साथ वो सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था। बेशक 1 मील दूर इनका कंकाल मिला हो या फिर 1 मील दूर इनकी खोपड़ी मिली हो, बीच में 1 मील का गैप था और इस खोपड़ी के अंदर 2 छेद भी थे जो कि क्लियरली नेचुरल तो हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी अथॉरिटीज ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर यही लिखा कि डॉक्टर रूथ की मौत नेचुरल कॉजेज की वजह से हुई है, उनकी मौत बिल्कुल नेचुरल डेथ थी। ये बोलकर अथॉरिटीज ने केस यहीं पर बंद कर दिया। और जो दूसरी सबसे गहरी मिस्टीरियस चीज जिसके वजह से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, और वो थी लॉग बुक डॉक्टर रूथ की। जी हाँ, इस लॉग बुक के अंदर डॉक्टर रूथ ने अपनी पूरी यात्रा लिखी थी, क्योंकि वो जो चीज कर रहे थे वो लिखते जा रहे थे, उनको क्या क्या कुछ फील हुआ, तभी मैं उसी वजह से आज आपको ये पूरी स्टोरी बता पा रहा हूँ। वरना तो कोई भी नहीं बता सकता कि उनके साथ क्या हुआ था। बट एंड मोमेंट तक उन्होंने अपनी लॉग बुक के अंदर अपनी पूरी एंट्रीज लिखी कि उन्होंने क्या खाया, क्या किया, उनकी रात कैसी बीती, क्या क्या कुछ रात को उन्हें फील हुआ, क्या कुछ दिखा। वो सारे पेजेस उस लॉग बुक के अंदर भरे हुए थे। लेकिन एंड पेज पर जो सबसे लास्ट एंट्री थी वो थी लैटिन भाषा की, जबकि इससे पहली सारी जो एंट्रीज थी वो सारी इंग्लिश की थी, अमेरिकन इंग्लिश की। लेकिन लास्ट एंट्री वो थी लैटिन भाषा की, जिसके अंदर लिखा हुआ था विनी विडी विची, जिसका इंग्लिश में मतलब था आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड। यानी कि हिंदी में मतलब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ देखा और मैं यहाँ जीत गया। दिक्कत वाली बात यहाँ ये थी कि ये जो विनी विडी विची लिखा हुआ था ये डॉक्टर रूथ की हैंडराइटिंग नहीं थी, उनकी हैंडराइटिंग अलग थी। पूरी लॉग बुक की हैंडराइटिंग अलग, ये विनी विडी विची ये अलग, और उनको तो लैटिन भाषा आती भी नहीं थी। तो सबसे पहली थ्योरी यही बनी कि जिसने भी डॉक्टर रूथ का मर्डर किया था या फिर जो भी उनके साथ किया था उसी ने विनी विडी विची लिखा होगा। और एक्चुअल स्टोरी आज पूरी दुनिया यही मानती है कि जिस मोमेंट पर वो मैप लेकर उन्होंने वो पगडंडी देखी होगी डॉक्टर रूथ ने, उस पगडंडी के अंदर जाते जाते जो भी चीज इस सुपरस्टिशन माउंटेन के अंदर रहती है, जो भी श्राप यहाँ पर मिला हुआ है, उन्होंने देखा कि डॉक्टर रूथ उस खजाने की तरफ जा रहे हैं और वो उस खजाने तक पहुंचने भी वाले हैं। लेकिन ये खजाना कोई और लेके जाए इससे पहले ही उस चीज ने, वो जो भी चीज थी, उन्होंने डॉक्टर रूथ के ऊपर पीछे से 2 शॉट्स फायर कर दिए, 2 राउंड गोलियां चला दी, और वो गोलियां सीधा जाकर एक इस साइड से और एक इस साइड से डॉक्टर रूथ के खोपड़ी में लगी और डॉक्टर रूथ इंस्टेंटली जमीन पर गिर चुके थे। उनको तो कुछ समझ में भी नहीं आया होगा कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। और इसी के बाद उस चीज ने लिखा होगा विनी विडी विची, यानी कि मैं यहाँ आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। और ये जीत लिया किसको? मतलब डॉक्टर रूथ को। जिसके बाद सन 1945 में एक अलग एडवेंचरर ने एक बुक लिखी, यानी कि टोटल 13-14 सालों बाद ये बुक पब्लिश हुई, जिसके अंदर पूरी स्टोरी लिखी हुई थी कि आखिर में डॉक्टर रूथ के साथ क्या कुछ हुआ होगा, जो सबसे पॉसिबल थ्योरी थी। इसके राइटर ने इस किताब के अंदर लिखा कि मैं खुद इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुपरस्टिशन माउंटेन्स की तरफ गया था और इनफैक्ट वीवर नीडल के पास भी गया था। बट जब मैं यहाँ पर इस वीवर नीडल के पास जा रहा था तब मेरे पास से काफ़ी सारी गोलियाँ निकलने की आवाज़ मुझे लगी, जैसे कि मेरे पास एक ग्राउंड पर आकर वो गोलियाँ लग रही हों। लेकिन जितनी जितनी मैं उस वीवर नीडल के पास जाता जा रहा था वो गोलियां और ज़रा पास आती जा रही थी। मतलब पीछे से आवाज़ आ रही थी कि गोलियां चल रही हैं। और इन्हीं चीज़ों से डर कर मैंने वहाँ से अपना तामझाम उठाया और वापस निकल आया। ये सारा एक्सपीरियंस उसने इस किताब के अंदर लिखा। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि
डॉक्टर रूथ के पास वो मैप था उस खजाने का और वो लगभग इस खजाने तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन डॉक्टर रूथ उस खजाने तक पहुंच पाते उससे पहले ही वो गोलियां सीधा आकर उनको लगी और उनकी जान जा चुकी थी। खैर, आज तक भी वो खजाना कोई इंसान ढूंढ नहीं पाया है, उसका कुछ पता नहीं चला। दूसरी बात, हर साल 9000 से भी ज़्यादा लोग इस सुपरस्टिशन माउंटेन के बारे में सुनकर इसके अंदर खजाने को ढूंढने जाते हैं, बट उनमें से बहुत सारे लोग वापस नहीं आते, या फिर जो आते हैं उनका सच में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस होता है। खैर, आप मुझे बताइए कि क्या आप मेरे साथ इस सुपरस्टिशन माउंटेन के अंदर खजाना ढूंढने के लिए चलेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में अपने आप प्लान बताइएगा कि हमें वहाँ पर क्या क्या कुछ लेकर जाना चाहिए। दूसरी बात, इस तरीके की स्टोरीज मुझे पसंद आती हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई क्राइम स्टोरी टेलर नहीं हूँ, मैं हूँ उस टाइप का स्टोरी टेलर जो मुझे पर्सनली खुद बहुत अजीब लगता हो या फिर शॉकिंग लगता हो। इस टाइप की चीज़ें मुझे आपको बताना पसंद है। सिर्फ और सिर्फ ये क्राइम के बारे में ही बताना कोई मेरा नीश नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को कवर जरूर करता हूँ। खैर, आप मुझे बताइए कि आपकी इस केस के बारे में क्या राय है। क्या आप कभी अपनी ज़िंदगी में एक रात उधर बिताना चाहेंगे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर लिखिए। साथ ही अगर आपको इस केस से जुड़ी हुई 2-3 फोटोज़ हैं और किसी विक्टिम की, डॉक्टर रूथ की नहीं है, और किन्हीं विक्टिम की जिनकी लाशें वहाँ पर मिली, तो उनकी फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी होती, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मेरे इंस्टाग्राम पर बने हुए ब्रॉडकास्ट चैनल को अंदर देख लीजिएगा, मैंने पहले से ही उसके अंदर अपलोड कर रखी हैं। आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट एंटरटेनमेंट J9J को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।